उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है, यही तो मौका है कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा तो मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ, परंतु अगर कोई चीज जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते। मैं ऐसे युवा दंपत्ति से हर समय टकराता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं परंतु उनकी पैसों की तंगी एक सी रहती है। वे मेरी चर्चाओं में यह सुनने के लिए आते हैं कि मैं इस बारे में क्या कहता हूँ। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जा सकता है। उनकी खर्चीली आदतों ने उन्हें और ज्यादा कमाने के लिए मजबूर कर दिया है। वे इतना भी नहीं जानते कि दरअसल समस्या पैसा कमाने की नहीं है, पैसा सही तरीके से खर्च करने की है, और यही पैसे की तंगी का कारण है। यह समस्या इसलिए पैदा होती है क्योंकि उनमें पैसे की समझ नहीं होती। यह समस्या इसलिए और भी भयानक हो जाती है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझ पाते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से शायद ही कभी किसी की पैसे की समस्या सुलझती हो। समस्याएं समझदारी से सुलझती हैं। मेरे एक दोस्त बार बार कर्जे में फंसे लोगों को यही सलाह देता है, अगर आपको लगता है कि आपने अपने आप को किसी गड्ढे में फंसा लिया है तो गड्ढा खोदना बंद कर दो। मेरे डैडी बचपन में हमें बताया करते थे कि जापानी 3 ताकतों को मानते हैं, ताकत की तलवार, रत्नों की तलवार और दर्पण की तलवार। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका में हथियार पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए हैं और यही कारण वह आज विश्व सबसे ताकतवर देश है। रत्न पैसे की ताकत का प्रतीक है। यह कहावत में कोई तो सच्चाई है। यह नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी दंतकथा के अनुसार यह आत्मज्ञान इन तीनों में सबसे कीमती वस्तु थी। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वे सुबह सुबह उठकर कड़ी मेहनत करने यानी नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह तक नहीं पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ ना होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को यह इज्जत दे देते हैं कि वह उन्हें काबू में कर ले। पैसे की ताकत उनके विरोध में इस्तेमाल होती है। अगर वे दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी है। बहुत बार अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने की वजह लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे कई काम इसलिए करते हैं क्योंकि सभी लोग ऐसा करते हैं। वे सवाल पूछने की बजाय नकल करने लगते हैं। अक्सर वे नासमझी के कारण वही दोहराते हैं जो उन्हें सिखाया गया है। इस तरह के विचार की आपका घर आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है। अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, खतरे मत उठाओ। ऐसा कहा जाता है कि समझदार लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलने का डर। मनोविज्ञानी कहते हैं कि ज्यादातर लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने के से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाद उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वह सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से ज्यादातर लोग अपनी समस्याएं हल करने के लिए नए तरीके नहीं ढूंढते। इसलिए मेरे पढ़े लिखे डैडी कहा करते थे कि जापानी लोग दर्पण की ताकत के सामने सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि जब इंसान दर्पण में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरे मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वे खुद डरे हुए होते हैं। यह किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसा खेल में, संबंधों में, कैरियर में और धन में। इसी समाज से कट जाने के डर के कारण लोग लीक पर चलते हैं और समाज की स्वीकृति, मान्यताओं या लोकप्रियताओं प्रवृत्तियों के खिलाफ नहीं जाते। आपका घर एक संपत्ति है। बिल कॉन्सिलेशंस, लोन लो और कर्ज से बाहर निकल जाओ। कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, एक दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक बड़ा घर खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड खरीद सुरक्षित है। टिकल मी एलोन स्टॉक्स अभी स्टॉक्स में नहीं है, परंतु मेरे पास $1 रखी हुई है जो दूसरे ग्राहक अब तक लेने नहीं आया है। भीड़ के साथ चलने और पड़ोसियों को ऐशो आराम की नकल के कारण पैसे की बहुत सी समस्याएं पैदा होती हैं। कई बार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है और हमें अपने डर के वजह अपनी अंदरूनी समझदारी से सोचना चाहिए। जब माइक और मैं 16 वर्ष के हुए तो हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे बच्चे नहीं थे, हम केवल अपने आप को भीड़ से अलग कर रहे थे। स्कूल के बाद और शनिवार को हम माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर घंटों तक उसके डैडी के साथ बैठे रहते थे जब वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट, ब्रोकर, निवेशकों, मैनेजर और कर्मचारियों के साथ चर्चा करते थे। माइक के डैडी ने 13 साल की उम्र में स्कूल छोड़ दिया था और अब वे पढ़े लिखे लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, उन्हें आदेश और निर्देश दे रहे थे, उनसे सवाल पूछ रहे थे। पढ़े लिखे लोग उनकी एक आवाज पर दौड़ चले आते थे और उसके गुस्से से डरते थे। यह आदमी कभी भीड़ के साथ नहीं चला। इस आदमी ने खुद के दम पर सोचा और फैसले किए। उन्हें इन शब्दों से चिढ़ होती थी,
हमें इसे इस तरह से इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि सभी लोग इस तरह से करते हैं। वे नहीं हो सकता से भी बहुत चिढ़ते थे। अगर आप उनसे कोई काम निकलवाना चाहते थे तो आपको बस इतना ही कहना था, मुझे लगता है कि आप इसे नहीं कर सकते। माइक और मैं उनके साथ रहकर जितना सीखे उतना हमें स्कूल में बताए सालों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास स्कूल की शिक्षा तो नहीं थी परंतु उनके पास पैसे की शिक्षा थी और इसी कारण वे सफल भी थे। वे हमें बार बार बताया करते थे, एक समझदार आदमी अपने से ज्यादा समझदार लोगों को नौकरी पर रख सकता है। इसलिए माइक और मुझे समझदार लोगों की बहुत बातें सुनने और उनसे सीखने का लाभ मिला, परंतु इसके कारण माइक और मैं दोनों ही उस सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक हमें बताते थे और इस वजह से कई समस्याएं पैदा हो गई। जब कोई टीचर कहता था अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं मिलते तो तुम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते, तो माइक और मैं अपनी बोहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पीटे डर्रे पर चलने को कहा जाता था और नियमों का अक्षरांश पालन करना सिखाया जाता था तो हमें यह लगता था कि स्कूली शिक्षा दरअसल रचनात्मक का गला घोट देती है। हम अमीर डैडी की यह बात समझने लगे थे कि स्कूलों को इसलिए बनाया गया ताकि वहां अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके, ना कि अच्छे मालिक। कभी कभार माइक मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या यह कि हमें पैसे के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता। दूसरे सवाल का अक्सर हमें यह जवाब मिलता था कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। हम पैसे की ताकत के बारे में जितना ज्यादा जानते थे अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतना ही दूर होते जाते थे। मेरे पढ़े लिखे डैडी ने कभी मुझ पर अच्छे नंबरों के लिए दबाव नहीं डाला। मुझे इस बात पर हैरत होती है कि उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया, परंतु हम लोगों में पैसे को लेकर अक्सर वाद विवाद होने लगते थे। जब मैं 16 साल का हुआ तो मेरी पैसों की बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से अच्छी हो चुकी थी। मैं हिसाब किताब रख सकता था। मैं टैक्स अकाउंटेंट, कॉर्पोरेट अटॉर्नी, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर, निवेशकों इत्यादि की बातें सुनता था। मेरे डैडी शिक्षकों से बात करते थे। एक दिन मेरे डैडी मुझे बता रहे थे कि हमारा घर हमारे लिए सबसे बड़ा निवेश क्यों है। इस बात को लेकर हम लोगों में बहस हो गई। जब मैंने उन्हें यह बताया कि घर हमारे लिए एक अच्छा निवेश क्यों नहीं है, आगे आने वाले चित्र से यह साफ हो जाता है कि अपने अपने घरों को लेकर मेरे अमीर डैडी और मेरे गरीब डैडी के विचारों में कितना अंतर था। एक डैडी के हिसाब से उनका घर संपत्ति थी, दूसरे डैडी के हिसाब से उनके हिसाब से वह एक दायित्व था। अमीर डैडी के लिए घर दायित्व था और गरीब डैडी के लिए संपत्ति था। मुझे याद है मैंने नीचे वाला चित्र खींचकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा समझाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि घर के साथ साथ उससे जुड़े कुछ दिगार खर्चे भी बढ़ जाते हैं। एक ज्यादा बड़े घर का मतलब था और ज्यादा खर्च, और इसका मतलब यह था कि कैश फ्लो खर्च के कॉलम से होकर गुजरता था। दायित्व, मॉर्गेज, रियल प्रॉपर्टी, टैक्स, बीमा, रखरखाव, उपयोगिता। आज भी लोग बाग मुझसे इस बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं होता। मैं जानता हूं कि बहुत से लोगों के लिए खुद का घर उनका सबसे बड़ा सपना होता है और इसलिए वे इसे अपना सबसे बड़ा निवेश मानते हैं। अपने घर के मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। मैं इस लोकप्रियता मान्यता को देखने का एक और नजरिया रुझाना चाहता हूँ। अगर मैं और मेरी पत्नी एक ज्यादा बड़ा और आलीशान मकान खरीदने की बात सोचते हैं तो हम जानते हैं कि यह एक संपत्ति नहीं होगी बल्कि एक दायित्व होगा, क्योंकि इससे हमारी जेब में पैसा निकल जाएगा। तो यह रहा मेरा तर्क। हालांकि ज्यादातर लोग मुझसे सहमत नहीं होंगे क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज होती है और जब पैसे का सवाल आता है तो भावनाएं पैसे की समझ को हरा देती है। मुझे व्यक्तिगत अनुभव से पता है कि पैसा हर फैसले को भावनात्मक बना देता है। जब घर की बात आती है तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं जिसके वे कभी पूरी तरह मालिक नहीं हुए। दूसरे शब्दों में ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वे लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्जा हो जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्गेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, परंतु वे अपने दिगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले डॉलर का उपयोग करते हैं अपनी मॉर्गेज पूरी तरह चुकाने के बाद भी। प्रॉपर्टी टैक्स, मेरी पत्नी के मम्मी डैडी को धक्का जब लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया। यह तब हुआ जब वे रिटायर हो चुके थे और इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। घर की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ दोस्त हैं जिन्होंने अपने घर के लिए कर्ज लिया था। उन्हें $10 लाख से भी ज्यादा का कर्ज चुकाना है, पर आज उस घर की कीमत $7 लाख से ज्यादा नहीं है। सबसे बड़े नुकसान अवसर गंवाने की वजह से होते हैं। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि खर्च चलता रहे। इस दौरान आपके संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। अगर एक क्यूबा पति पत्नी शुरुआत में ही अपना पैसा संपत्ति वाले कॉलम में लगाएं तो उनके आगे के साल आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वे अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आपका घर आपके बढ़े हुए खर्चों के भुगतान के लिए होम इक्विटी लोन का साधन बन जाता है। संक्षेप में, अपना घर खरीदने का फैसला बहुत खर्चीला पड़ता है। इसकी वजह
बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। किसी आदमी पर इसका असर कम से कम 3 तरह से पड़ता है। समय की बर्बादी, क्योंकि इस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ गया होता। अतिरिक्त पूंजी की बर्बादी, जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर बदलने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े बहुत से खर्चे उठाने पड़ते हैं। शिक्षा की बर्बादी, अक्सर ऐसा होता है कि लोग यह मानते हैं कि उनके संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। चूंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे बिल्कुल भी निवेश नहीं करते हैं। इस कारण उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार निवेशक नहीं बन पाते और सबसे बढ़िया निवेश सामान्य तौर पर सबसे पहले समझदार निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षित खेलने वाले लोगों को बचाते हैं। मेरे पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे, इसलिए उन्हें संपत्ति में निवेश करने का मौका ही नहीं मिलता था। इसका नतीजा यह होता था कि उनके दायित्व, जैसे मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड के कर्ज, उनकी संपत्ति से कहीं ज्यादा होते थे। अगला चित्र 1000 शब्दों की तरह एक कहानी बताता है। पढ़े लिखे डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आय व्यय, संपत्ति का कॉलम छोटा एंड दायित्व का बड़ा। दूसरी तरफ मेरे अमीर डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट यह दिखाता है कि वे जी जान लगाकर निवेश कर रहे थे और उन्हें अपने दायित्वों को कम से कम रखा था। आय ज्यादा, व्यय कम, संपत्ति ज्यादा, दायित्व कम। मेरे अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से यह भी पता चलता है कि अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाले कॉलम से इतनी ज्यादा आमदनी होती है कि खर्चा आराम से चल जाता है और कुछ पैसा बच भी जाता है। इस बचे हुए पैसे को एक बार फिर से संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर लिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। नतीजा यह होता है, अमीर लोग और ज्यादा अमीर लोग हो जाते हैं। अमीर लोग और ज्यादा अमीर क्यों हो जाते हैं? आय, व्यय, संपत्ति और दायित्व। मध्य वर्ग के लोग हमेशा पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं। उनकी मूल आमदनी तनख्वाह से होती है और जैसे जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ती है, उनके टैक्स भी बढ़ते जाते हैं। इसके साथ ही आमदनी बढ़ने पर उनके खर्च भी बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे चूहादौड़ कहा जाता है। यह लोग मानते हैं कि उनका घर उनकी मूल संपत्ति है और इसलिए वे आमदनी दिलाने वाले संपत्ति में निवेश नहीं करते। मध्य वर्ग को पैसों की तंगी क्यों होती है? आज भी कर्जदार सोसाइटी 2 बातें मानती है। पहली यह कि खुद का घर एक निवेश होता है और दूसरी यह कि तनख्वाह बढ़ने पर खर्च भी बढ़ना चाहिए या एक ज्यादा बड़ा घर खरीद लेना चाहिए। बढ़ते हुए खर्चों के कारण परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाते हैं और उन्हें पैसे की और ज्यादा तंगी का सामना करना पड़ता है। हालांकि वे अपनी नौकरियों में लगातार तरक्की कर रहे हैं और उनकी तनख्वाह लगातार बढ़ती जा रही है। इसे हाई रिस्क लिविंग या बहुत जोखिम भरी जीवन शैली कहा जाता है और इसका कारण यह है कि ऐसे लोगों में पैसे की समझ नहीं होती। 1990 के दशक में नौकरियों में भारी कटौती से यह बात पता चली कि मध्य वर्ग पैसे के मामले में कितना असुरक्षित है। अचानक कंपनी पेंशन प्लान की जगह पर $401,000 प्लान आ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी निश्चित रूप से संकट में है और इसे रिटायरमेंट का सहारा नहीं बनाया जा सकता। मध्य वर्ग में घबराहट का माहौल पैदा हो गया है। आज एक अच्छी बात यह है कि ज्यादातर लोग यह बात समझते हैं और इसलिए उन्होंने म्यूचुअल फंड खरीदना शुरू कर दिया है। निवेश में हुई बढ़ोतरी के कारण ही हमने स्टॉक मार्केट में इतनी तेजी देखी। आज मध्य वर्ग की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए नए नए म्यूचुअल फंड बनते जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड इसलिए लोकप्रिय हैं क्योंकि वे सुरक्षा का प्रतीक है और औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स में, मॉर्गेज चुकाने में और बच्चों की कॉलेज फीस के लिए पैसा बचाने में और अपने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। उनके पास इतना समय नहीं है कि वे निवेश करने की कला सीख सकें, इसलिए वे म्यूचुअल फंड के मैनेजरों की काबिलियत पर भरोसा करते हैं। साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड कई तरह के निवेश करता है, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है क्योंकि यह कई टुकड़ों में बट गया है या डाइवर्सिफाई हो गया है। पढ़े लिखे मध्य वर्ग का यह समूह म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और फाइनेंशियल प्लानर्स के डाइवर्सिफाई सिद्धांत को सही मानता है। सुरक्षित रहो, जोखिम से बचो। असली त्रासदी यह है कि पैसे की समझ ना होने के कारण औसत मध्य वर्गीय लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सुरक्षित खेलने का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसों की तंगी होती है। उनकी बैलेंस शीट में बैलेंस नहीं होता। उनका संपत्ति वाला कॉलम या खाली रहता है जहां से आमदनी आती है, जबकि उनके दायित्व वाला कॉलम पूरा भरा रहता है। सामान्य तौर पर उनकी आमदनी का इकलौता साधन उनका वेतन होता है। उनका जीवन यापन पूरी तरह से उनके बॉस पर निर्भर होता है और जब सचमुच जिंदगी के एक बार आने वाला मौका आता है तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते। क्योंकि वे इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए वे सुरक्षित खेलते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुकाते हैं और कर्ज के बोझ से दबे रहते हैं। जैसा मैंने इस खंड के शुरू में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को पहचाना जाए। एक बार आप इसमें फर्क समझ लें, इसके बाद आप आमदनी देने वाली संपत्ति खरीदने की लगातार कोशिश करते रहें। यह अमीर बनने की राह पर चलने का सबसे बढ़िया तरीका है, इसे कहते हैं। और आपका संपत्ति
वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। अपने दायित्व और खर्चों को कम करने की कोशिश भी करते रहे। इससे पैसा आपके संपत्ति वाले कॉलम में आता रहेगा। जल्द ही आपका संपत्ति वाला कॉलम इतना मजबूत हो जाएगा कि आप और ज्यादा जोखिम लेने वाले निवेश कर सकेंगे। ऐसे निवेश जिसमें 100% से अनंत तक फायदा हो सकता है। ऐसे निवेश जिसमें $5000 की रकम जल्दी ही $10 लाख और इससे ज्यादा हो जाती है। ऐसे निवेश जिसे मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा मानते हैं। निवेश जोखिम भरा नहीं है, यह उस व्यक्ति की पैसे की नासमझी है, वित्तीय निरक्षरता है, तो उसे बहुत जोखिम भरा बना देती है। अगर आप वही करते हैं जो सभी लोग करते हैं तो आपको यह चित्र मिलेगा। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। एक कर्मचारी होने के नाते जो घर का मालिक भी है, आपकी नौकरी का पैटर्न समानता होता है। आप किसी के लिए काम करते हैं, तनख्वाह पर काम करने वाले ज्यादातर लोग मालिक को या शेयर होल्डर को ज्यादा अमीर बना रहे हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से दरअसल आपका मालिक सफल होता है और उसके रिटायरमेंट में मदद मिलती है। आप सरकार के लिए काम करते हैं, आप इसे देख पाए इससे पहले ही सरकार आपकी तनख्वाह में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप सरकार को देने वाले टैक्स में बढ़ोतरी करते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए ही काम करते हैं। आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स चुकाने के बाद आपका सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाना होता है। अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपकी ज्यादा मेहनत से किसी और को ज्यादा फायदा मिलता है। आपको यह सीखना चाहिए कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। अगर आप यह फैसला भी कर लें कि आप अपने काम से काम रखेंगे, फिर भी आपको यह नहीं पता होता कि आपके लक्ष्यों को किस तरह से निर्धारित किया जाए। ज्यादातर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं और अपनी तनख्वाह के सहारे ही संपत्ति बनाना चाहते हैं। जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वे किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं। जब कोई आदमी यह महसूस करता है कि वह अमीर है, कि उसके पास दौलत है, संपत्ति और दायित्व की मेरी अपनी परिभाषाओं की ही तरह दौलत के बारे में भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे बक मिस्टर फुलर नामक व्यक्ति से सीखा। कुछ लोग उसे नीम हकीम कहते हैं और कई लोग उसे एक जीता जागता जीनियस कहते हैं। सालों पहले सभी वास्तुविद इतिहास हैरान हो गए थे क्योंकि 1961 में उन्होंने जियोडिस्क डोम के पेटेंट के लिए आवेदन किया था और उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहले तो उसका ठीक ठाक मतलब समझ में नहीं आया था, परंतु उसे कई बार पढ़ने के बाद इसका मतलब समझ में आने लगा। दौलत किसी आदमी की वह योग्यता है जिसके सहारे वह आगे आने वाले इतने दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर मैं आज काम करना बंद कर दूं तो मैं कितने समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ की तरह नहीं है जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। हर व्यक्ति को लगता है कि उसके पास जो सामान है वह बहुत कीमती है, परंतु इस परिभाषा से सचमुच सही आकलन किया जा सकता है। मैं अब आकलन कर सकता हूं और सचमुच जानता हूं कि आर्थिक रूप से आजाद होने के मेरे लक्ष्य के संदर्भ में मैंने कितनी तरक्की कर ली है। हालांकि नेटवर्थ में ऐसी चीजें भी आ जाती हैं जिनसे पैसा नहीं आता, जैसे वह वस्तु जो आपके गैराज में खड़ी है। दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितना पैसा बना रहा है और इसलिए आप आर्थिक रूप से कितने दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत दरअसल संपत्ति के कॉलम की कैश फ्लो के दायित्व वाले कॉलम के साथ तुलना है। एक उदाहरण लें, यह कहें कि मेरे पास हर महीने में संपत्ति वाले कॉलम में $1000 का कैश फ्लो है और मेरा खर्चा हर महीने $2000 का है। मेरे पास कितनी दौलत रहे। अब हम बक मिस्टर फुलर की परिभाषा की तरफ चलें। उनकी परिभाषा के हिसाब से मैं कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान लें तो इस परिभाषा के हिसाब से मैं 15 दिन तक जिंदा रह सकता हूँ। जब मैं अपनी संपत्ति से हर महीने $2000 का कैश फ्लो हासिल करने लग जाऊंगा तो मैं दौलतमंद हो जाऊंगा। हालांकि मैं अमीर नहीं हूँ, परंतु मैं दौलतमंद जरूर हूँ। हर महीने मेरी संपत्ति से मुझे जो आमदनी मिलती है वह मेरे महीने भर के खर्च के लिए काफी होती है। अगर मैं अपने खर्चे को बढ़ाना चाहता हूं तो मुझे इससे पहले अपनी संपत्ति से आगे वाले कैश फ्लो को बढ़ाना होगा। यह ध्यान रखें कि इस बिंदु पर मैं अपनी तनख्वाह पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं हूं। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को भरने में जी तोड़ कोशिश की थी और मैं इसे सफल भी हुआ था, जिसके कारण आज मैं आर्थिक रूप से आजाद हो गया हूँ। अगर मैं आज अपनी नौकरी छोड़ भी दूं तो भी मेरी संपत्तियों से इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरा खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से आने वाले अतिरिक्त कैश फ्लो की फिर से संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दिया जाए। मेरी संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाता है, मेरा संपत्ति वाला कॉलम उतना ही बढ़ता रहता है। मेरा संपत्ति वाला कॉलम जितना ज्यादा बढ़ता है वहां से उतना ही ज्यादा कैश फ्लो आता है और जब तक मैं अपने खर्चों को आने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ तब तक मैं ज्यादा अमीर बनता रहूंगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरिए से हो रही है। जब तक पूर्ण निवेश की यह प्रक्रिया चलती है मैं अमीर बनने की राह पर तेजी से चलता रहूंगा। अमीरी की असली परिभाषा देखने वालों की निगाह में होती है। आप कभी अत्यधिक अमीर नहीं हो सकते। इसका आसान सबक को याद रखें। इस आसान सबक को याद रखें। अमीर संपत्ति खरीदते हैं, गरीब केवल खर्च करते हैं। मध्यवर्गीय दायित्व रखता है परंतु यह सोचता है कि वह संपत्ति खरीद रहा है। तो किस तरह मैंने अपने काम से काम रखा, इस सवाल का जवाब क्या है? मैकडोनल्ड के मालिक की यह बात सुने।